नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। वंदे मातरम को अब कानूनी संरक्षण है। संसद से ये प्रावधान किया जा चुका है कि जो इसके गायन में व्यवधान पैदा करेगा, जो इसका अपमान करने की कोशिश करेगा, उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, उसको सजा दी जा सकती है और कम से कम 3 साल तक की सजा है। दूसरी बार अगर वो ये गलती करता है तो 1 और साल की सजा उसको है। जो प्रावधान है ज़रा एक नज़र हम उन पर डाल लेते हैं। संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 के अनुसार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करने या उसके गायन में बाधा डालने पर अधिकतम 3 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। पहली बार अपराध करने पर यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम के गायन को रोकने या उस सभा में व्यवधान डालता जहां इसे गाया जा रहा है, तो उसे 3 साल तक की कैद या जुर्माना अथवा दोनों भुगतना पड़ सकता है। दोबारा अपराध करने पर यदि कोई व्यक्ति इसी अपराध में दोबारा दोषी पाया जाता है, तो कानूनन उसे कम से कम 1 वर्ष की अनिवार्य सजा दी जाएगी। यानी वो सजा से बच नहीं सकता, केवल जुर्माना दे करके वो पतली गली से निकल नहीं सकता। राष्ट्रगान के समान दर्जा इस संशोधन के माध्यम से वंदे मातरम को भी जनगण मन यानी राष्ट्रगान के समान ही कानूनी संरक्षण और अधिकार दे दिए गए हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय RSN सिंह साहब। वो परिचय के मोहताज नहीं है। सिंह साहब नमस्ते, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। सबने देखा है, सिंह साहब आपने भी देखा है, सोनिया गांधी किस तरीके से 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम को रोकने का इशारा कर रही थी। जब तक 2 अंतरे पूरे बज गए तब तक उनको परेशानी नहीं हुई। जैसे ही तीसरा अंतरा शुरू हुआ, उन्होंने अपने आसपास खड़े हुए मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के सेवा दल के नेताओं तक को झिड़कना शुरू कर दिया। उनके चेहरे से लग रहा था बहुत नाराज हैं और वो लगातार हाथ के इशारे से कह रही थी कि रोकिए, इसको बंद करिए। ये कितना बड़ा अपराध है, ये जानबूझ करके किया गया है। मैं मानता हूं कि वो संसदीय दल की चेयरपर्सन है, उनको पता होना चाहिए कि 2026 में ही और 11 अगस्त को ही राष्ट्रपति ने उसको स्वीकृति दी है, मोहर लगाई है, तो इतना तो कम से कम उनको ज्ञान होगा। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमने जो कुछ भी देखा, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, कांग्रेस का जो 15 अगस्त का से वो कार्यक्रम का आयोजन था, वो वास्तव में अगर आप मुझसे पूछें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इसमें विदेशी महिला का जो असली चरित्र और उसका असली रूप देखने को मिला। उसके भारत के तरफ उनकी संवेदना और उनका समर्पण, वो मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा वो खुद अपना निर्णय ले इस पर। अब क्या कहें, कोई ये भी कह सकता है कि उनका खलनायिका का जो रूप है वो बाहर आ गया, उनका एजेंडा था वो बाहर आ गया, लेकिन बहुत कुछ कह दिया वो। हम और आप जिसकी चर्चा इतने सालों से कर रहे थे, वो आज पूरी दुनिया के सामने वो उजागर हो गया। और वो दृश्य मैं क्या कहूं, एक ऐसा सॉम्बर ओकेजन, इतना एक महत्वपूर्ण आयोजन, और उसमें इस तरह की घटना घट जाए। जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन है, इट इज ऑल अबाउट वंदे मातरम।
बिकॉज पिछले 150 साल से यही वंदे मातरम एक बहुत बड़ा नहीं, जिसको मुख्य इम्पीटस कहते हैं, द मेन इम्पीटस, जो कि वो एक धागा, उसका सूत्रधार, और उसमें कई लोगों ने अपने बलिदानों से पिरोया, वो उस चीज से ये जुड़ा हुआ ये घटना है। लेकिन देखिए, विदेशी महिला और उनके जो बेटे हैं, जो उनका रवैया रहा है, वह केवल प्रजातंत्र के लिए घातक नहीं है, वो राष्ट्र के लिए घातक है। इसको हल्के में, इसको पॉलिटिकल कलर देके आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभी होता क्या है चौधरी साहब की, हम सब जानते हैं कि संविधान की जो मूल बनावट है, उसमें 3 पिलर्स हैं, न्यायपालिका है, विधायिका है और एग्जीक्यूटिव। हम जब आज जो चर्चा कर रहे हैं विधायिका का, उसमें हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स से ही ये देश चलता है। पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल उनके लीडर्स होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, सरकार है, नीतियां बनाती है। तो ये इसको हम, अगर आप इसको पॉलिटिक्स के रूप में अगर इसको नजरअंदाज करें, तो देश के ऊपर में आप और खतरे को बुलावा दे रहे हैं। और मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, कतई नहीं। आपने देखा होगा कि जब ये पूरा वंदे मातरम गाया जा रहा था, तो एक आम कांग्रेसी जो था, जो वहां पे बैठा हुआ था, वो बड़े श्रद्धा भाव से गा रहा था। तो हम कांग्रेस पार्टी को नहीं दोष दे सकते। एक आम कांग्रेस कार्यकर्ता का, और उसकी उसकी नेता उन्हें रोकती रह गई, और फिर भी वो नहीं रुके। उन्होंने अपना गायन जारी रखा तब तक, जब तक कि सारा जो 6 स्टैंजा है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो वो भी एक तरह का, एक, मैं क्या कहूं, एक बहुत बड़ा, वो एक वो एक ये जो घटना हुई है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बयान कर देती, पूरी पृष्ठभूमि बयान कर देती है। और मैं उसी पृष्ठभूमि पर मैं आज चर्चा करूंगा। आखिर क्यों, कैसे, कब से, ये तो जानना जरूरी है ना देश को। अचानक तो ये हुआ नहीं, और हम तो इसकी चर्चा करते रहे हैं। हमने तो ये कई बार कहा है कि ये विदेशी महिला कांग्रेस पार्टी को एक ब्रांड के रूप में एक इस्तेमाल करती रही है, अपने एजेंडा को एडवांस करने के लिए, अपने जो लीगल प्रोटेक्शन है उसके लिए, और वो पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के लिए। और वहीं पर जब मैं बात कर रहा था कि मैं जब विधायिका की बात किया, मैं पॉलिटिक्स, चौधरी साहब, ये तो नहीं हो सकता ना कि जब 3 पिलर्स हैं, तो एक पिलर विधायिका, जिसका एक अंग है पॉलिटिक्स, वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते रहे, और एग्जीक्यूटिव जो है और जुडिशरी जो है उसको सॉल्व करता रहे। बिल्कुल। ये तो हो नहीं सकता। फिर तो पूरा जो आपका जो नेशनल एफर्ट जो है और नेशनल एनर्जी जो है, वो तो सारा का सारा, मतलब ये राजनीति उसको सैप कर लेगा, और वही हो रहा है। तो मैंने कहा कि इनके लिए कांग्रेस जो है, ये विदेशी महिला के लिए एक वेकिल है, एक वेकिल है टुवर्ड्स एन एजेंडा। कौन सी एजेंडा, मैं इसके बारे में बात करूंगा, और लीगल प्रोटेक्शन के लिए और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के लिए। और ये कांग्रेसी टोपी, मुझे याद है, एक
एक मैं जब आई थिंक मैं देहरादून में पढ़ता तो छुट्टियों में आता था, तो एक इंग्लिश के प्रोफेसर थे जो हमारे घर के नजदीक रहते थे। तो मेरे फादर कहते थे कि जाओ उनसे कुछ कुछ पढ़ लो। तो वो मुझसे ऐसे लिखवाते थे। तो एक बार उन्होंने मुझसे कहा, मेरी उम्र शायद 15 साल होगी उस समय, कि व्हाई डोंट यू राइट एन एसे ऑन गांधी एंड कैप। तब उस उम्र में आप कितना कुछ समझ सकते हैं, फिर भी जो मैंने ये सब पहलू तो नहीं देखा। लेकिन आज वो कांग्रेसी टोपी, गांधीयन टोपी पहनने वाले बस ये आपके खरगे जैसे लोग तक ही सीमित है। बहुत कम आपको देखेंगे, ठीक है। जी जी। विदेशी महिला के अंदर में एपेक्स लेवल पर कांग्रेस, इस विदेशी महिला के उस पे कांग्रेस का एक कल्चरल शिफ्ट हो गया। वो टी शर्ट और अर्बन नक्सलिज्म और माफियागिरी और जॉर्ज सोरस और चर्च और जिहादी। अ, अब मैं फिर जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं केवल एपेक्स लेवल की बात कर रहा हूं। मैं कांग्रेस के रैंक एंड फाइल की बात नहीं कर रहा हूं। यह शिफ्ट विदेशी महिला और उसके परिवार का है। इनकी माफियागिरी और इंटरनेशनल कनेक्शन से रैंक एंड फाइल का कोई मतलब नहीं है। और आप एक बात हमें बताएं कि क्या अगर राजीव गांधी अगर जिंदा होते तो क्या इस विदेशी महिला का पुत्र का यही चरित्र होता? क्या यही उसका अपब्रिंगिंग होता? क्या यही इसके संस्कार होते? स्टेज पर एक किसी को बुला के उससे गले लग रहा है कि मोदी साहब ऐसे मिलते हैं। तू तो पढ़ा लिखा है भाई। इट टेक्स टू पीपल टू एम्ब्रेस, नो। आप जबरदस्ती तो किसी से जाके आप गले नहीं लग सकते हो। दोनों आप लगते हो, उसको भी वो भी आपको वही भाव दिखाना चाहता है, तब वो होता है। आपको क्या तकलीफ है? अगर भारत के जो मुख्य प्रतिनिधि है और उसको अगर कोई सम्मान सम्मान दे रहा है, आपको उससे भी समस्या है। आप फिर एक वो गंदी उसका एक गंदी उदाहरण दे रहे हो। किसी महिला प्रधानमंत्री से आप उसको उसका मजाक उड़ा रहे हो। ये क्या है? ये दिमागी नक्सल नहीं है, ये बीमारी वाले, ये सब दिमाग से बीमार नक्सल लोग हैं। नक्सल लोग ऐसे भी दिमाग से बीमार होते हैं, दिमागी नहीं होते, दिमागी रूप से बीमार। नक्सल होता ही है दिमागी रूप से बीमार। वो किसी प्रोफेशन में हो, लीगल प्रोफेशन में हो, मेडिकल प्रोफेशन में, कहीं भी बैठा हो, एकेडमिया में हो, जर्नलिज्म में, वो सब दिमागी, ये सब इनको, ये बहुत खून पसंद लोग हैं। ये टोटलिटेरियन में बिलीव करते हैं, ये स्टेट पावर को कैप्चर करने में बिलीव करते हैं, ठीक है। ये ऑपोजिशन में नहीं बैठना चाहते। ऑपोजिशन तभी तक है जब तक वो रूट अगर उनको पावर तक ले जाती है। तो मेरा क्या कहना है कि अगर राजीव गांधी अगर जिंदा होते, कम से कम ये लड़का उनसे तो कुछ शिष्टाचार ये सब कुछ सीखता। लेकिन शायद ईश्वर को मंजूर नहीं था, इसको लिखा हुआ था इस माफियागिरी के रास्ते में, विदेशी महिला के रास्ते पे चलना। और आप देखिए ना कोई अपने बड़ों के लिए इज्जत, ना कोई संस्था के लिए कोई इज्जत, ना कोई, ये जिस तरह से ये कपड़े पहनता है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि देखिए, ये जितने टोपी वाले, हाँ, तो कांग्रेस का कल्चरल शिफ्ट जिसमें अर्बन नक्सलिज्म, माफियागिरी, जॉर्ज सोरस, ये सब मैंने बोला, ये सब एपेक्स लेवल पे है।
ये विदेशी महिला का अपना पर्सनल एजेंडा है। जितने आप इसको विश्लेषण कर लीजिएगा, जितने टोपी वाले कांग्रेसी थे, नॉट लिटरली आई एम बट टोपी वाले, बट उस ब्रांड के पॉलिटिशियंस, वो या तो मारे गए या दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जैसे कि या उनको उनकी बेइज्जती हुई, जैसे राजेश पायलट, माधवराव सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद, बीसी शुक्ला, महेंद्र कर्मा और सीताराम केसरी को आपने तो देखा कैसे इस विदेशी महिला ने उसको बेइज्जत करके निकाला। एक विदेशी महिला ने धोती तक खींच कांग्रेसी ली टोपी, गई, धोती तक खींच ली कांग्रेसी गई। जी, कैसे वो इसका, जिसको आप विलेनस रूप आप कर सकते हैं, वो खलनायिका वाला वो रूप जो उस समय आपने देखा, वही रूप अभी फिर से दोबारा देखने को मिला। उस समय एक इंडिविजुअल के खिलाफ, इस बार भारत के खिलाफ। ठीक है, और छोड़िए, मरणोपरांत नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे, और आपको तो मालूम है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, मैं हिंदुस्तान का उससे सबसे विद्वान प्रधानमंत्री मानता हूं। इसको तो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब है नहीं। उसको मरणोपरांत, सोचिए, एक विदेशी महिला ये तय करे कि भारत के प्रधानमंत्री का हिंदुस्तान में किस जगह, या मतलब कि दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार नहीं होगा, तो ये तो सब खलनायिका का रूप है। अच्छा, आप एक बात बताइए कि ठीक है, ये जितने एक्सीडेंट, दुर्घटनाग्रस्त मैंने बात किया, कुछ एवरेजेस, हम दुनिया में कुछ एवरेजेस लेके चलते हैं किसी भी चीज में। ऐसा कैसा है कि ये सारे कांग्रेस में ही होते हैं, ये ज्यादातर क्रैशेस जो होते हैं, और जब से ये विदेशी महिला आई। ठीक है सर, अब जिस नक्सल ने महेंद्र कर्मा और बीसी शुक्ला का, जिसका असैसिनेशन में जिस पर सबसे बड़ी शक की सुई थी, उसको इस विदेशी महिला ने छत्तीसगढ़ का इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बनाया, उसको रिवॉर्ड दिया गया। ठीक है, उसका नाम था कवासी लखमा। उसके बाद जब उनकी हत्या के बाद इनका एक कांग्रेस का एक लीडर राजबब्बर छत्तीसगढ़ में कैंपेनिंग कर रहा था, और उसने कहा कि ये जो माओवादी हैं, ये क्रांतिकारी लोग हैं, यानी कि जो बीसी शुक्ला और महेंद्र कर्मा को जिनकी हत्या की, वो क्रांतिकारी लोग थे। तो आप ये पूरा एजेंडा जो है ये समझ सकते हैं। और इसका नेशनल एडवाइजरी काउंसिल याद कीजिए चौधरी साहब, बिल्कुल, सारे अर्बन नक्सल्स, ठीक है, और जिहादी मानसिकता के लोग, और इसके नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने ही जो पुरानी टोपी वाली जो कांग्रेस जो थी, उन्होंने उसको दफना दिया। दे किल्ड दैट ओल्ड कांग्रेस। जिस दिन ये नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जब ये फॉर्म हुई थी, तो राजीव गांधी वाली कांग्रेस को भी, वो तो हुआ ही, नॉट ओनली पुरानी कांग्रेस, अगर यूं कहें कि इस विदेशी महिला ने
राजीव गांधी वाली कांग्रेस को भी दफन कर दिया। विदेशी महिला की चर्च माओइस्ट जिहादी आइडियोलॉजी के लिए एक्सटर्नल सपोर्ट की उसको जरूरत, और इसीलिए मां बेटा दोनों, बिकॉज ये सब फॉरेन आइडियोलॉजी है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा अगर आजकल माओइस्ट आइडियोलॉजी का अट्रैक्शन है तो वो है यूरोप में, और जिहादी आइडियोलॉजी का है वो है पाकिस्तान में। तो इसलिए ये यूरोप और ये अमेरिका का जो शिकागो में एक रेवोल्यूशनरी इंटरनेशनल सेंटर है, वो सारा कुछ कोऑर्डिनेट करता है, ये सारा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को। ठीक है सर, इसीलिए जी इनको बार बार इनको ये जाना पड़ता है बाहर सपोर्ट के लिए, फंडिंग के लिए, जॉर्ज सोरस से कोऑर्डिनेट करने के लिए इनको बार बार विदेशी वहां पे जाना, ये जाते रहते हैं। माओइज्म और कांग्रेस के बीच में अगर रिश्ता हम रिश्ते की बात करें तो फिर से मैं कहूंगा ये आम कांग्रेसी का आइडियोलॉजी नहीं है, यह विदेशी महिला का अपना आइडियोलॉजी है, जो कांग्रेस में जो चीफ मिनिस्टर्स जो बनाए जाते हैं वो प्योरली गिव एंड टेक पे है, ऑन बेसिस पे है। गिव एंड टेक फिनेंशियल फैक्टर्स के अलावा सबसे बड़ा गिव एंड टेक का मुद्दा होता है उनका जिहाद और चर्च के तरफ रवैया। अगर उनका जिहाद और चर्च के तरफ रवैया सख्त है वो कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता है। इस विदेशी महिला ने एक ऐसे महिला को राष्ट्रपति बनवाया जिसका केवल ये था कि शी हैड स्टॉप्ड एंटी कन्वर्जन। एंटी कन्वर्जन बिल उनके पास पड़ी हुई थी, एक स्टेट की, राजस्थान की, उनको उन्होंने रुकवाया और उसके लिए उसको रिवॉर्ड दिया गया। और इसलिए कि एज 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 प्रेसिडेंट वो इसको तय करे कि ये बिल जो है ये डजंट सी द लाइट ऑफ द डे आगे भी फ्यूचर में, और इसीलिए एफसीआरए से ये इतने परेशान। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो उसी बेसिस पे, ये गिव एंड टेक बेसिस पे, मैंने जैसा कहा फाइनेंशियल फैक्टर्स के अलावा ये कुछ आइडियोलॉजिकल चर्च है कि जिहादी आइडियोलॉजी, चर्च का आइडियोलॉजी, उसके साथ आप कोई छेड़छाड़, आपको इनफैक्ट उसको बढ़ावा देना होगा, फैसिलिटेट करना। तो जो आपने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का जो सिंड्रोम जो देखा, वही सिंड्रोम आपने उसपे देखा, ये जो अभी वंदे मातरम को लेके जो अपवाद उठा, जो घटना घटी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में, जिस तरह से एनएसी में आम के साथ आम कांग्रेसी नहीं जुड़ा हुआ था, उसके सारे जो कर्ता धर्ता थे वो अर्बन नक्सल, या जिसको आप लोग दिमागी नक्सल, प्रधानमंत्री दिमागी नक्सल कह रहे हैं, वो थे। और ये सब विदेशी महिला के किचन कैबिनेट के लोग थे। इसके किचन कैबिनेट में कोई कांग्रेस, वो टोपी वाला कांग्रेसी नहीं था, ये सब वही लोग थे। ठीक है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के सेंसिबिलिटीज को केटर करने के लिए, इसलिए उनके जिहादी और माओवादियों के जो उनके जो सेंसिबिलिटीज हैं उसको ध्यान में रखते हुए उसने कहा कि भैया ये वो उनका ये था कि भाई केवल ट्रंकेटेड, यानी कि केवल आधा वंदे मातरम ही गाया जाएगा, इंस्टेड ऑफ जो पूरा है 3 मिनट 10 सेकेंड का, विथ ऑल द 6 एजेंडास। अब इनको कौन बताए?
कि 15 अगस्त 1947 को सरदार पटेल के रिक्वेस्ट पे पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने वंदे मातरम गाया था ऑल इंडिया रेडियो पे एट 6:30 AM, 6:30 सुबह। वो चेन्नई में थे और चेन्नई में सरदार पटेल ने उनको एक टेलीग्राम भेजा कि आपको ये गाना है। उनको इंफॉर्मेशन किए। उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं तभी गाऊंगा जब मुझे पूरा पूरा जो 6 स्टैंजा जो है वो गाने की इजाजत होगी। और सरदार पटेल ने कहा कि आपको पूरी छूट है। तो आजादी के बाद जो पहला पब्लिक ब्रॉडकास्ट जो हुआ वंदे मातरम का, वो पूरा 6 स्टैंजा का जो उसका ओरिजिनल फॉर्म था उसमें ये किया गया। और इनको क्यों चिढ़ विदेशी महिला को? इसलिए नहीं केवल कि जिहादी और माओवादी और उससे वो जिहादी नाराज हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, उससे कोई केवल ये नहीं। इस महिला को भारत माता से नफरत है। और जो बाकी के जो स्टैंडर्ड जो है, जो जिन पर इनको आपत्ति, वो भारत माता को इन्वोक करता है, जिससे केवल ये जिहादियों को ही तकलीफ नहीं है, ये विदेशी महिला को भी उससे कहीं ज्यादा तकलीफ है, उससे ज्यादा उस चर्च को तकलीफ है। ठीक है। अब क्या है सर कि इस बात पर थोड़ा गौर करें कि कोई एक गाना होता है, कोई एक गीत, खास करके राष्ट्रीय गीत, कोई ऐसा, तो उसका वो धीरे धीरे बिल्डअप करता है और बिल्डअप करके वो एक निर्णय पर, एक कंक्लूजन पे पहुंचता है। अगर आपने उसको आधे में कट कर दिया या आधे से कम में कट कर दिया या कहीं पे कट कर दिया, यू हैव किल्ड द स्पिरिट ऑफ दैट नेशनल सॉन्ग या नेशनल एंथम। अब ये आप देखिए कि हमारे यहाँ बहुत ही चाव से गाया जाता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, जो लिखने वाला था वो तो पाकिस्तान चला गया और वो और कितना वहां जाकर उसने पाकिस्तान का एक नया सॉन्ग लिख दिया। हाँ, और उसने इसी मीटर पे तरानाए मिल्लत भी कंपोज किया था। ठीक है ना। और वो तरानाए मिल्लत आप बिल्कुल उसी मिजाज में था। हर मुस्लिम लीग के कॉन्फ्रेंस में वो गाया जाता था। आपके दर्शकों को बातों बता दूं, सारे चीनो अरब हमारा, गौर कीजिएगा, इकबाल लिखता है चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। ठीक है। और कितने वो कहते हैं ना कि सभी धर्म बराबर हैं और सब, मतलब सेक्युलरिज्म में हमको सब आगे। सेक्युलर भाई साहब जो कि एक कॉल ब्राह्मीण थे, ठीक है ना, कॉल ब्राह्मीण से नए नए मुल्ला बने थे ये, उन्होंने लिखा दुनिया के बुत कदों में पहला वही घर था। दुनिया के बुत कदों में पहला घर वही थे। काबा की चर्चा कर रहे हैं हम, इसके बासवां हैं, यह बासवां हमारा। यानी कि among the houses of the world, the first house of God was built in Kaaba. We are its guardians and it is our guardian. यानी कि दुनिया में जितने बुत के घर हैं उसमें सबसे पहला काबा है, उसके पहले कुछ था ही नहीं।
और हम उसके गार्जियन हैं, और वो हमारा गार्जियन है और हम उसके गार्जियन है। एनीवे, अब ये देखिए, ये विदेशी महिला का मैं आपको, जब मैं कह रहा हूं कि इसको क्यों, ये आप लोग कोई गलत फहमी में ना रहे कि उसको ये जिहादियों को केवल कुछ करने के लिए उसने किया, नहीं, चर्च भी उतना ही अगेंस्ट। बहुत कम लोग जानते हैं हिंदुस्तान में। आपसे मैं एक घटना शेयर करता हूं, और इसका मुझे फर्स्ट हैंड नॉलेज है। जब 1986 में पोप आया था यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स शी मेट बिग द प्राइम मिनिस्टर्स वाइफ के साथ मिली थी पोप के साथ। पोप कभी प्राइवेट ऑडियंस नहीं देते हैं। पोप कभी प्राइवेट ऑडियंस नहीं देते हैं, वॉट एवर द रीजन। तो ये तो पीछे पड़ गई कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर की वाइफ हूं, किसी तरह से आपको मिलवाना होगा, ये वो। तो राजीव गांधी ने किसी से कहा था कि भाई देखो यार, कुछ करो, इसको उनको मिलवा दो। अब उसने कहा कि भाई वो एयर इंडिया में था, इतना बड़ा मुलाजिम था। उसने कहा कि वो मिलते ही नहीं है। नहीं नहीं, कोई रास्ता ढूंढो, कोई रास्ता ढूंढो। सो व्हाट ही डिड चौधरी साहब, कि वो जाके सीधे पोप दंडवत हो गया और पोप के पैर पे अपना सर रख दिया। फिर पोप ने कहा, क्या ये क्या कर रहे हो? तो सर, मेरा मेरा इज्जत रख लो आप। तब इस विदेशी महिला का उससे एक एक्सक्लूसिव प्राइवेट मीटिंग हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कट्टरपंथी है। दूसरा, 1999 में फिर पोप आए थे, ऑफ कोर्स शी मेट एज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये केवल मैं फिर से वही बात बार बार दोहरा रहा हूं कि ये भारत माता का जो कॉन्सेप्ट है, इट डजंट गो अलोंग विद द फिलॉसफी ऑफ द चर्च। ठीक है, द डॉक्ट्रिन ऑफ द चर्च। ठीक है सर। अब सर क्या है कि देखिए, जितने भी भारत विदेशी महिलाएं आई, ठीक है, उन सब ने हिंदू को और हिंदुइज्म को इस पुण्य भूमि का क्रिटिकल मास, उसको उसको समझा। जैसे कि सिस्टर निवेदिता, एनी बसेंट, मीरा बहन, जिनका नाम मैडलिन स्लेट था, बाद में गांधी ने उनका नाम मीरा बहन किया था। मीरा अल्फासा, वो एक यहूदी थी जो कि पौंडीचेरी में जिनको माँ कहते हैं। ठीक है। और मैं आपके दर्शकों कुछ और सावित्री बाई खनोलकर, ये कुछ नाम है। तो पहले आप देखिए कि किस तरह की महिलाएं हमारे देश में आई, और उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया हमारे संस्कृति के उत्थान के लिए, हिंदुओं के उत्थान के लिए। और उन्होंने अध्ययन किया हिंदुइज्म के बारे में। सिस्टर निवेदिता के बारे में आपको मैं कुछ बता दूं कि उनके ग्रेव पे, सॉरी, उनका जो ग्रेव है, वो उनका ये दार्जिलिंग के पास है, विक्टोरिया फॉल्स रेलवे स्टेशन के पास उनका वो है, मॉन्यूमेंट है। और उस मॉन्यूमेंट पे लिखा हुआ है, हियर लाइज सिस्टर निवेदिता हु गेव हर ऑल टू इंडिया। ये उनके मॉन्यूमेंट पे लिखा हुआ है। ठीक है सर, नॉट देव। उसके बारे में क्या लिखते हैं स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद ने एक पोएम लिखा है, द मदर्स हार्ट, द हीरोज विल, द स्वीटनेस ऑफ द सदर्न ब्रीज,
the sacred charm and strength that dwell on Aryan altars, flaming fire, all these be yours and many more. No ancient soul could dream before. Be thou India's future sun. स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुम्हारे जैसे भविष्य में तुम्हारे जैसे बेटों की जरूरत है। और यहाँ देखिए, टी शर्ट पहन के डोले शोले दिखा रहा है, लोगों को गालियां बकता फिर रहा है। ये एक विदेशी महिला है, और ये सब प्री इंडिपेंडेंस एरा में थे, और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में एक विदेशी महिला आई है, और आप इसकी तुलना कर लो। ठीक है, ये सबको मालूम है, एनी बेसेंट जो थी वो फर्स्ट फीमेल कांग्रेस प्रेसिडेंट। 1970 में एनी बेसेंट वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट, और एनी बेसेंट ने जो अपनी टिप्पणी लिखी है मोपला, वो जो मोपला मैसेकर पे, जिसको एक खिलाफत मूवमेंट कहते हैं, वो भी पढ़ने लायक। आप दोनों की तुलना कर लीजिए, और आपके दर्शकों ये बता दूं कि एनी बेसेंट के ही वो एडॉप्टेड सन थे जिद्दू कृष्णमूर्ति। ठीक है, मीरा बहन का मैंने आपको जिक्र किया। ठीक है, वो शी वॉज एडमिरल्स डॉटर। ठीक है ना, एक ब्रिटिश एडमिरल की वो डॉटर थी। मीरा अल्फासा, जिसका मैंने जिक्र किया, जिनको माँ कह के पौंडीचेरी में उनको बुलाया जाता है। और अभी में आपने सुना होगा कि आप लोगों ने न्यूज पढ़ा होगा कि जनरल BN शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा फर्स्ट परमवीर चक्र के भाई का देहांत हो गया, कोई 96 इयर्स की उम्र में। और उनके बड़े भाई लेफ्टिनेंट जनरल SN शर्मा, वो अभी 103 साल के हैं और जिंदा है। उनकी जो मदर इन लॉ हुई, वो शी वॉज अ स्विस लेडी। वो भारत में आई, उनकी शादी एक उस समय कैप्टन खनोलकर से हुई थी। वो कहीं वो सैंडहर्स्ट में थे, स्विट्जरलैंड में मिले, दोनों की शादी हो गई। उसके बाद से ही रिटायर्ड एज अ मेजर जनरल। ठीक है, तो खनोलकर साहब ने ये जो उन्होंने यहाँ पर नाम अपना बदल लिया और अपना नाम रखा सावित्री। उसके बाद उनके हस्बैंड 1950 में ही गुजर गए। She was a great scholar. She became a great scholar of Hindu scriptures. और जब देश आजाद हुआ तो इंडिया के फर्स्ट एडजुटेंट जनरल जो थे हीरालाल अटल, उन्होंने कहा कि देखिए, ये अब हमको गैलेंट्री अवार्ड्स आप डिजाइन कीजिए। तो उन्होंने परमवीर चक्र डिजाइन किया, जिसमें वो दधीची को सिंबलाइज किया हुए, उसको सिंबलाइज करते हुए कि ये अल्टीमेट सिंबल है सैक्रिफाइस का, अल्टीमेट एग्जाम्पल ऑफ सैक्रिफाइस। तो उसके दधीची का वो बनाया हुआ है। परमवीर चक्र का डिजाइन किया, बाद में महावीर चक्र, वो सबको भी डिजाइन किया हुआ। लेकिन देखिए, एक इसको आप डेस्टिनी आप कहेंगे कि उन्हीं के दामाद के भाई को पहला परमवीर चक्र मिला, जो उन्होंने डिजाइन किया। मेजर सोमनाथ शर्मा, हु सेव्ड कश्मीर फॉर इंडिया। तो सर, ये क्या है कि पहले भी विदेशी महिलाएं आती रही,
और उनका उनका चरित्र देखिए, वो योगदान देखिए। वो सावित्री बाई तो वो कहती थी कि भाई मैं तो यूरोप में पैदा हुई, लेकिन मैं तो वो कई ऊपर वाले ने गलती कर दी थी, मेरे पास तो इंडियन सोल है। बट ये विदेशी महिला के बारे में आप ये बात नहीं कर सकते। अब है क्या सर कि ये जो क्रिटिकल मास की मैं बात कर रहा था, और ये इसकी ये ये ऑन दी ऑपोजिट, ये लोग चाहते हैं कि किस तरह से इंडिया का जो क्रिटिकल मास है वो डाइल्यूट ही ना हो, वो डिस्ट्रॉय हो जाए। और इसलिए इनको इंडिया की आइडियोलॉजिकल यूनिटी से नफरत है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर क्रिटिकल मास यहां पर स्ट्रांग रहा तो उनकी ये माफिया घेरी वाली राजनीति, जिसका आपने एक उदाहरण देखा है अपने वंदे मातरम वाले एपिसोड में, वो घिनौनी राजनीति इनकी नहीं चल सकती। इसीलिए ये टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए ये हिंदू टेरर के खिलाफ पाकिस्तान से मिलकर हिंदू टेरर बनाने की साजिश करते हैं, इसीलिए ये चर्च के साथ इनकी सांठगांठ है। आपने देखा होगा कि विनायक सेन का जब ट्रायल हो रहा था तो किस तरह से यूरोपियन यूनियन के एक डेलीगेशन आया और इस विदेशी महिला ने उनको पूरा फैसिलिटेट करवाया, उन्होंने पूरी प्रोसीडिंग्स देखी हमारे न्यायपालिका पे दबाव डालने के लिए। और जब उसको बेल मिला और उसको या बरी हो, तो फर्स्ट थिंग शी डिड वाज उसको यहाँ जो हमारी प्लानिंग कमीशन थी उसके हेल्थ कमिटी का उसको उसका चीफ बनाया उसको। और इसीलिए इसकी आइडियोलॉजिकल यूनिटी ना हो, इसलिए जिहादी प्रेम भी कम नहीं है। अब आप सोचिए जिहादी प्रेम से मतलब कि जब हम जिहादियों की बात कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अंदर के पाकिस्तान। और इसकी बेटी, उसके पहले उसका बेटा, तो ये अंदर के पाकिस्तान की खोज में दे लैंडेड अप इन केरला। ठीक है ना सर? वहां अंदर के पाकिस्तान में एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंसी अपने ढूंढ निकाला। उनको ये है देयर एश्योर्ड कि वहां से तो ये अंदर का पाकिस्तान तो हमारे साथ है, वो वोट तो देगा ही, और बाहर का भी पाकिस्तान हमारे साथ है। ठीक है ना? इसीलिए ये केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अब मैंने आपको बताया जैसे नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, माओवादी चर्च, जिहादी, एपेक्स लेवल, बाकी आम कांग्रेसी का इससे कोई मतलब नहीं, कुछ लेना देना नहीं। उसी तरीके से आपने उसमें देख लिया वंदे मातरम में, उसके तरीके से जब इसने केजरीवाल को बिठाया यहां पर दिल्ली में, तो ये केवल इसी का प्लान था। ये आम कांग्रेसी को नहीं मालूम था इसके बारे में। इसकी जो किचन कैबिनेट है उसको शायद कुछ मालूम हो, बट इट वाज हर पर्सनल प्लान। और उस समय फिर वही विदेश भाग गई वहां पे। बीच में थोड़ा सा इनको खतरा महसूस, थोड़ा नहीं बहुत खतरा महसूस हुआ वो रामदेव को, तो अपने पूरे खलनायिका का रूप वो फिर उभर के आ गया। आपने देखा किस तरह से उनको मरवाने की कोशिश की गई। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। 4 जून 2011 जी, आइडियोलॉजिकल भारत, मैं बोला ना कि पहले जो विदेशी महिलाएं आई हैं उन्होंने इंडिया को क्रिटिकल मास को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। कभी सज्जन निवेदिता का वो किताब पढ़ लीजिएगा, फुटफॉल्स ऑफ हिस्ट्री। इसका क्या इंटेलेक्चुअल है। वो एक एडमिरल की डॉटर थी, पता नहीं ये तो जिस बैकग्राउंड से आती है, इसका इनके फादर जो थे वो भी नक्सली थे।
अंडरग्राउंड वहां से जब रशिया से छूट गया है पीओडब्ल्यू, ये तो अंडरग्राउंड चले गए थे और वही नक्सल ऑब्लिक माओइस्ट टाइप का मूवमेंट चला रहे थे। ये तो विरासत में मिली इनको। किसी ने अपना नाम सावित्री रख लिया, किसी ने मीरा बहन रख लिया, ये नाम देख लो। एनीवे तो अगर मुझसे पूछिए चौधरी साहब, इट इज नॉट जस्ट ए पॉलिटिकल फिनोमिनन, इट इज जस्ट नॉट ए पॉलिटिकल थ्रेट। ये लोग जो है, ये थर्ड फ्रंट का भारत के खिलाफ जो वॉर है उसके ये मास्टरमाइंड। तो अगर आपको थर्ड फ्रंट, और मुझे कल किसी ने बड़ा अच्छा एक वो कहते हैं ना 2.5 2.5 फ्रंट, ये हाफ फ्रंट क्या होता है? A front is a front. What is half front and 1/3 front and 2/3 front? A front is a front. तो ये थर्ड फ्रंट का ये लोग सबसे बड़े मास्टरमाइंड है, माफिया हैं। विदेशी महिलाएं जो पहले आई हैं यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि भारत को इनरिच करने आई थी, क्रिटिकल मास को इनरिच करने आई थी, और यहां से विदेशी महिला का, पहले विदेशी महिला और फिर बाद में उसका पुत्र, ये बार बार फॉरेन कंट्रीज में जाके अपने ही देश को गाली देने जाता है। यहाँ की पॉलिटिक्स वहां ले जाता है, वहां लोगों के साथ मीटिंग करता है। आपने कभी सुना है कि ब्रिटेन का कोई प्राइम मिनिस्टर आके अपने देश की पॉलिटिक्स के बारे में रोना रोए, या यूएस का कोई प्रेसिडेंट अपने रिपब्लिकन कोई डेमोक्रेट कोई इंडियन सॉइल पे गाली दे? आपने कभी सुना है ये चीज? तो यही लोग मास्टर माइंड है, जो भी अभी जंतर मंतर पे हुआ है, जहां भी हुआ उसके मास्टर माइंड है। तो सर सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को इस तरह के व्यक्तित्व से इसका ज्यादा एक्सपोजर नहीं दें। वरना आपका भी बच्चा टी शर्ट पहन के डोले शोले जिंदगी भर दिखा रहा था, वो जिंदगी भर दिखा रहा था, इसका तो कोई ये नहीं। देयर इज लॉट ऑफ इल गॉटन वेल्थ। बिल्कुल। इसके तो बाप दादों ने बहुत पैसा कमा रखा है, ये तो कहीं भी जाके बच जाएगा, कहीं भाग जाएगा। ये गंदी गंदी, और देखिए ये कितना सोबर कंट्री है, और कुछ मामले में जो यहाँ की ज्यादातर पॉलिटिकल क्लास जो है, आपने कभी सुना है कि कोई इसके गर्लफ्रेंड के बारे में कोई बात करे पार्लियामेंट में? कोई इसकी शादी हो रखी है उसके बारे में, नहीं हो रखी है उसके बारे में बात करें? और भी जो चर्चाएं हैं, कहाँ ये बॉस्टन में पकड़ा गया उसके बारे में बात करें, या विदेशी महिला के अपना व्यक्तिगत जीवन जो है उसके बारे में कोई बात करे? ऐसा तो हमने नहीं सुना है। हम लोग को थोड़ी चिंता होती है, भाई इससे पूछो तो। ये विदेशी महिला यहाँ से कभी भी उठ के चली जाती थी, कभी चार्टर्ड एयरक्राफ्ट से। कहाँ गई उसका तो हिसाब निकालो, कहाँ कहाँ ये गई, किससे किससे मिली, और ये कहा जाता है कभी वियतनाम चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। क्या करता है ये? तो ये आदमी का जो इम्पैक्ट है देश के ऊपर में, हमारे युवाओं के बीच में, हमारी संस्थाओं पे, वो बहुत ही
मैं क्या कहूँ, हानिकारक तो बहुत अच्छा शब्द है। वो एक एक हमारे युवा, ये एक जहर के समान, और इस जहर का एंटीडोट निकालना पड़ेगा। ये कुछ भी, ये पार्लियामेंट के बाहर कहता है कि मैं लेक्चर नहीं सुनना चाहता हूँ। अरे पार्लियामेंट में क्या वहां मसल दिखाने जाता है आदमी के, बातचीत करने ही जाता है? दैट इज द फोरम टू स्पीक ना, दैट इज व्हाई यू हैव बीन गिवन माइक्स। वहां बैठते हो, वहां वो डोले शोले दिखाने नहीं जाते हो, और वो अपनी बंदी सी टी शर्ट और तुम्हारी बंदी सी शक्ल। कहते हैं कि हम लेक्चर नहीं सुन रहे। तो इस तरह से मैं अनुरोध करूंगा भारत के लोगों से कि कृपया अपने बच्चों को, जो युवा वर्ग है, इस आदमी को नजर से दूर रखें आप। ये बहुत एक हानिकारक प्रभाव है देश के ऊपर में और समाज के ऊपर में। जी जी, बहुत बहुत तो धन्यवाद आपका। मैं जी, RSN सिंह साहब, आप कुछ कह रहे हैं? जी। नहीं नहीं, मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। आप कुछ ऐड करना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो? नहीं, केवल इतना कि गृह मंत्री अमित शाह ने रिएक्ट किया है सोनिया गांधी के तौर तरीकों पर, उसकी निंदा की है, लेकिन केवल निंदा करने से काम चलेगा क्या? यू हैव टू डील ऑन भाई, इंटरनल सिक्योरिटी एंगल से भी तो आपको डील करना होगा। नहीं, जो सब पर लागू होता है उस पर लागू होना चाहिए। भाई अगर मैं और आप अगर यही हरकत करते वंदे मातरम को लेके, तो हम जेल में होंगे कि नहीं होंगे? और मान लीजिए सरकार नहीं कार्रवाई करती है, तो माननीय न्यायालय को सो मोटो इसका ये लेना चाहिए। और एक बात बता बहुत दूं, एक बात और मैं बता दूं आपके दर्शकों को, कि ये जानते हैं कि इलेक्टोरल रूट से हम आ नहीं सकते। हम बिना एनआरकी इस तरह का पैदा किए, और जो आइडियोलॉजिकल यूनिटी ऑफ इंडिया जो है, जिसके उसके कोर के बारे में जो मैंने बात की, क्रिटिकल मास के बारे में, वो जानते हैं कि इस रास्ते से, इलेक्ट्रल रूट से आना हमको बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर आप कहेंगे कि फिर तो जो उन्होंने माहौल क्रिएट किया है, जो एक संस्कृति इन्होंने, नई संस्कृति स्थापित की है, उसके शिकार खुद होंगे। नहीं, ये सनातनियों का वो संस्कार नहीं। तभी मैंने कहा कि आम कांग्रेसी और इस विदेशी महिला और उसका जो, उससे अलग देखिएगा आम कांग्रेसी, उसको कोई, इसके बारे में कोई इल्म नहीं। और ये जानते हैं ये लोग, ये जो विदेशी महिला और इसके जो सपोर्टर्स हैं, इसके बेनिफैक्टर्स हैं, इसका पुत्र जो है, और कि हम पावर एक बार कैप्चर कर लेंगे, फिर तो हम इनकी औकात दिखा देंगे, फिर हम इनको रामदेव की तरह हम इनको ट्रीट करेंगे, और वो करेंगे। अगर उनका राज हुआ होता ना, तो अभी तक पता नहीं कितने अंदर अभी तक हो गए होते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका RSN सिंह साहब। अपने व्यस्त समय में से निकाल करके आपने एक महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया और दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।